Good afternoon, students. BSM 3, CC 6, Geography of India, Unit 4, Population, Distribution, Growth, Structure, Race, Sex Ratio, Religion. ये सारी चीज़ें आप लोग ऑलरेडी सेम 2 में पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ चुकी हैं, इसीलिए आज का ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही शॉर्ट में होगा. जस्ट अ रिविजन ऑफ व्हाट यू हैव ऑलरेडी डन. स्लाइड नंबर 2 में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का वितरण भारत के संदर्भ में. डिस्ट्रीब्यूशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजिकल, सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड डेमोग्राफिक फैक्टर्स. जैसे कि आप सब जानते हैं, भौतिकी कारण होते हैं, उसके बाद सामाजिक आर्थिक कारक होते हैं, राजनीतिक कारक होते हैं और जनांकीय कारक होते हैं. और हम सब जानते हैं कि इंडो गैंजेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन, जिसको हम नॉर्थ इंडियन प्लेन कहते हैं, वो सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र है. साथ ही साथ पूर्वी और पश्चिमी तट, कोस्टल प्लेन्स, दे आर ऑल्सो द मोस्ट पॉपुलेटेड. यूपी सबसे पॉपुलर स्टेट माना जाता है क्योंकि जितने भी कारक हैं पॉपुलेशन के लिए वो सभी यूपी में मौजूद है. डेंसिटी इज द मैन लैंड रेशियो. वितरण और घनत्व दोनों में फर्क होता है. घनत्व का मतलब है मानव भूमि अनुपात. उस हिसाब से पश्चिम बंगाल का सबसे अधिक डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है क्योंकि जितनी भूमि है उसके मुकाबले में लोग कहीं ज़्यादा रहते हैं. देयर इज़ नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टोटल पॉपुलेशन एंड डेंसिटी. और एग्रीकल्चरल डेंसिटी जो होता है वो है प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चरल लैंड, यानी भूमि पर जनसंख्या का दबाव. केरला का एग्रीकल्चरल डेंसिटी सबसे अधिक है क्योंकि केरला की जनसंख्या भी ज़्यादा है और जो भूमि खेती के लिए जो भूमि उपलब्ध है वो काफ़ी कम है. तीसरे स्लाइड में हम वृद्धि या ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे. ग्रोथ इज इक्वल टू द रेट इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम. ये 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम इज यूजुअली अ पीरियड ऑफ 10 years. वी कैलकुलेट द ग्रोथ इन अ पीरियड ऑफ 10 years, यानी 10 साल में जब जनगणना होती है, 10 साल में एक बार जनगणना होती है, तब हमें पता चलता है कि कितनी वृद्धि हुई है. और वृद्धि कैसे नापा जाता है? जन्म दर और मृत्यु दर से नापा जाता है. पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट ग्रोथ यानी 1901 और 1921 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर भारत में बहुत ही स्टैग्नेंट रहा, कम रहा, क्योंकि 1911 से 1921 के बीच प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया. उस समय कई महामारी हुए जैसे कॉलेरा, इन्फ्लुएंजा. अभी जैसे कोविड-19 है, उस समय इन्फ्लुएंजा से काफ़ी लोग मर गए. उसके अलावे भी भूखमरी थी, स्टारवेशन डेथ्स भी होते थे. इसलिए 1921 को हम मानते हैं ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड, जनांकीय विभाजक वर्ष. 1921 को हम जनांकीय विभाजक वर्ष मानते हैं. उसके बाद से लगातार जनसंख्या वृद्धि हुई. 1921 से पहले जनसंख्या का वृद्धि दर कम था. 1921 से 1951 के बीच जनसंख्या बढ़ती गई. 1947 में भारत आज़ाद हुआ. उस समय माइग्रेशन के कारण देश के विभाजन और माइग्रेशन जो कि पाकिस्तान से भारत की तरफ हुआ, उससे जनसंख्या काफ़ी बढ़ गई. उसके बाद 1951 से 81 को हम पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं. बहुत ही रैपिड ग्रोथ हुई, रैपिड वृद्धि हुई. उस समय बहुत कुछ नया नया हुआ, आर्थिक व्यवस्था में सुधार आया. हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण की तरफ गए, ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ गए, हरित क्रांति, और देश में मोर और लेस खुशहाली छा गई, जिसके कारण से जनसंख्या वृद्धि होती ही गई. 1981 से 2011 के बीच में हम
एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखते हैं, यानी जनसंख्या की वृद्धि का दर कम होता जा रहा है। और इसका कारण है वैश्वीकरण, मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण और कुछ हद तक परिवार नियोजन जो प्रोग्राम है उसका सफल होना। तो भारत हाल के वर्षों में यहाँ हम क्या देखते हैं, देयर इज अ स्टेट ऑफ रैपिड फर्टिलिटी ट्रांजिशन, जो प्रजनन दर जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मृत्यु दर तो कम हो ही गया है, प्रजनन दर भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, इसलिए वृद्धि दर भी कम है। स्लाइड नंबर 4 में स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, एज, सेक्स, स्ट्रक्चर, आयु लिंग अनुपात, इसके बारे में आप लोग जानते हैं कि आयु के साथ साथ लिंग को कैसे एक पिरामिड में दिखाया जाता है, ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर मेल फीमेल स्ट्रक्चर को भी हम देखते हैं कि किसी भी देश की जनसंख्या में कितने पुरुष हैं, कितनी स्त्रियां हैं। यंग, मैच्योर, ओल्ड, टोटल पॉपुलेशन को हम 3 भागों में आयु के अनुसार, लिंग के अनुसार तो हम मेल फीमेल में बांट सकते हैं, आयु के अनुसार हम यंग, मैच्योर और ओल्ड इन तीनों में बांट सकते हैं। युवा, प्रौढ़ एवं वृद्ध। उसके बाद डिपेंडेंट पॉपुलेशन के बारे में भी स्ट्रक्चर में बताया जाता है। डिपेंडेंट पॉपुलेशन है क्या? डिपेंडेंट पॉपुलेशन वो होता है, निर्भरशील जनसंख्या वो होती है जो दूसरों पर निर्भर करता है, जैसे बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, वो खुद नहीं कमाते हैं, वो डिपेंड करते हैं उन वर्गों पर जो कि कमाते हैं। स्ट्रक्चर में इसका डिटेल्स है जो कि आप ऑलरेडी कर चुके हैं, अपने पुराने बुक्स को खोलिए और वहाँ आपको सब मिल जाएगा। 5वें स्लाइड में आयु लिंग पिरामिड दिखाया गया है और आप देखिए यहाँ पर एक साइड फीमेल है, एक साइड मेल है और ये स्ट्रक्चर जो है ये पिरामिड के आकार में है, इस चीज़ को पिरामिड कहा जाता है, पॉपुलेशन पिरामिड कहा जाता है। इस पिरामिड से हम आयु के साथ लिंग का रिलेशन दिखाते हैं और हमारे देश में, इंडिया में ये ऐसा ही है क्योंकि हमारा पिरामिड ब्रॉड बेस्ड है, यानी नीचे का हिस्सा जो है वो काफ़ी चौड़ा है। हमारा बर्थ रेट अभी भी हाई है, उस हिसाब से हमारे लोग जो एजेड पॉपुलेशन है वो उतने नहीं हैं जितने की हमारी यंग पॉपुलेशन है। स्लाइड नंबर 6 में पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर को दिखाया गया है। यहाँ आप देखेंगे 4 पिरामिड हैं, 4 अलग अलग आकृति के हैं और अलग अलग देशों को वो दिखाते हैं। जो पहला पिरामिड है वो अविकसित देशों के लिए है और रेड कलर जो है वो है प्री प्रोडक्टिव एज यानी बच्चे, और ब्लू कलर जो है वो है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज 45 से ऊपर। पिरामिड के ऊपर वाला हिस्सा और सबसे नीचे वाला हिस्सा जो है वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन होता है, जो कि हम बाद में फिर से डिस्कस करेंगे। और बीच वाला जो येलो वाला हिस्सा होता है वो होता है कमाऊ वर्ग। तो दूसरे पिरामिड में विकसित देश को दिखाया गया है, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जहाँ पर बर्थ रेट कम है, डेथ रेट भी कम है, पिरामिड का आकार कुछ ऐसे बच जाता है। थर्ड पिरामिड में जापान, इटली, ग्रीस ऐसा दिखाया गया है। ऐसे देशों में जो एजिंग पॉपुलेशन है, ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है और जो यंग पॉपुलेशन है वो बहुत कम होता जा रहा है। और चौथे पिरामिड में भी आप वही देखेंगे, उसमें जर्मनी, बुल्गारिया, रशिया आ रहा है। तो जितने भी यूरोप के देश हैं वो सभी डिक्लाइनिंग बर्थ रेट वाले देश हैं, यानी यहाँ जन्म दर नीचे जा रहा है और वृद्धों की संख्या अधिक है। इसलिए कोविड-19 में सबसे अधिक डेथ हमें कहाँ देखने को मिला? पूरे यूरोप में देखने को मिला। अब हम चलते हैं रेस।
रेस के बारे में आप ऑलरेडी ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं। तो रेस एक मानवीय भूवैज्ञानिक अवधारणा है। इट इज़ अ वैलिड जियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट बट इट इज़ नॉट अ वैलिड सोशियो कल्चरल कॉन्सेप्ट, ऐसा क्रोएबर ने कहा है। भारतीय रेसेस दे वैरी फ्रॉम नेग्रिटो टू नॉर्डिक, जैसे आप जानते हैं। BS गुहा का क्लासिफिकेशन भी आप लोगों ने किया है और उसको याद कीजिए। रेसेस जब रिमोट एरियाज में मिलते हैं तब भी वो अपने प्योर फॉर्म में मिलते हैं। रेसेस जब आधुनिकीकरण से प्रभावित होते हैं, मॉडर्नाइजेशन के इन्फ्लुएंस द्वारा ये चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात। लिंग अनुपात क्या होता है? नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन पॉपुलेशन। जितने पुरुष हैं, मान लीजिए 1000 पुरुष है तो 1000 स्त्रियां होनी चाहिए। ये मोस्ट फंडामेंटल डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट है। फंडामेंटल यानी मौलिक जनांकीय एट्रीब्यूट है। इससे क्या होता है? इससे प्रजनन क्षमता के बारे में, सेक्स रेशियो से हमें प्रजनन क्षमता के बारे में पता चलता है। रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल कितना है किसी भी देश के, किसी भी स्थान का। वैवाहिक स्थिति के बारे में पता चलता है। वर्क फोर्स के बारे में, कार्यबल। फिर माइग्रेशन पैटर्न। यूजुअली विमेन जो होते हैं वो क्लोज पास वाले गांव या पास वाले कस्बे या पास वाले शहर में ही माइग्रेट करते हैं, बहुत दूर नहीं जाते हैं। कौन लोग माइग्रेट करते हैं? जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो माइग्रेट करते हैं। तो इन सब बातों का हमें पता चलता है। उसमें सेक्स रेशियो का बहुत बड़ा योगदान होता है। फिर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कैसा होगा आने वाले दिनों में, आने वाले 10 सालों में क्या ग्रोथ होगा, वो हमें किसी भी जगह के सेक्स रेशियो को जब हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है। भारत का सेक्स रेशियो डिक्लाइन किया है। 1901 में 972 फीमेल्स पर 1000 मेल्स थे, जो घटकर 940 हो गया है 2011 में। झारखंड में फिर भी 947 है, जो कि अच्छा माना जाता है, नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। लेकिन कई ऐसे राज्य जैसे कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, वहाँ बहुत ही खराब सेक्स रेशियो है। अगर हम रूरल और अर्बन यानी ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र को देखें तो नगरीय क्षेत्र में हमें सेक्स रेशियो कम मिलेगा, क्योंकि अधिकतर पुरुष अपने परिवार को छोड़कर शहर में जाते हैं काम करने के लिए। तो शहर का सेक्स रेशियो जो है वो पुरुषों के फेवर में होता है। सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया और ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में सेक्स रेशियो हाई है। दैट इज़ बिकॉज वहाँ डाउरी सिस्टम नहीं है, वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर अच्छा है, वहाँ शिक्षा का दर भी अधिक है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में काफ़ी सारे ट्राइब्स है, क्रिश्चियनिटी का प्रभाव है, पढ़े लिखे लोगों में औरत को इज्जत देने की प्रथा है। चाइल्ड सेक्स रेशियो हैज़ कंटिन्यूसली डिक्लाइंड। ये बहुत सोचने वाली बात है, यानी 0 to 6 ईयर्स में जितनी लड़कियां होनी चाहिए थी उतनी नहीं है। तो ये बहुत सोचने की बात है। कहाँ गई वो लड़कियां? क्यों उनको मारा जाता है? भ्रूण हत्या हमारे देश में क्यों इतना कॉमन है? लास्ट स्लाइड में रिलीजन के बारे में। रिलीजन के बारे में भी आप लोग ऑलरेडी ह्यूमन ज्योग्राफी में कर चुकी हैं। भारत एक मल्टी रिलीजियस कंट्री है, बहुत सारे धर्म का पालन होता है, लेकिन हम धर्मनिरपेक्ष है, सेक्युलर है। हिंदूज मेजॉरिटी में है, पारसीज सबसे स्मॉलेस्ट माइनॉरिटी है। अदर माइनॉरिटीज़ में मुस्लिम्स आते हैं, क्रिश्चियंस आते हैं, सिख आते हैं, बुद्धिस्ट आते हैं, और इनकी अपनी अपनी जगह है। जैसे सिख लोग पंजाब हरियाणा में रहते हैं, वैसे ही आपको क्रिश्चियंस मिलेंगे दक्षिण भारत में, पूर्वी भारत में, गोवा में। मुस्लिम्स पूरे इंडिया में मिलते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में मुस्लिम्स की संख्या कम है। वैसे ही क्रिश्चियंस की संख्या नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में कम है। तो इसके साथ ये वाला यूनिट ख़त्म होता है। आप लोग ऑलरेडी इसके बारे में पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी में कर चुकी हैं। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो आप उसको पुट डाउन कीजिए, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको सॉल्व करूँगी।
और आप सभी YouTube चैनल में जाइए, अपना कमेंट्स वहाँ दीजिए ताकि हमें पता चले कि कौन कौन लड़कियाँ इस लेक्चर को फॉलो कर रही है और क्या क्या प्रश्न कर रही हैं। थैंक यू गर्ल्स, हैव अ नाइस डे।